हेलो दोस्तों, और आप लोग सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि अभी तक हम सीरीज यूनिट्स पढ़े। उसके बाद हम लोग पैरेलल यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक, तो सीरीज यूनिट्स पढ़ लिए, अब पैरेलल यूनिट्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्वालिटी फैक्टर आएगा। तो इस चैप्टर को मस्ट है, हर इम्पॉर्टेंट, चाहे आप गेट AE और TG2 लेवल तक का एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए बहुत मस्त वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। हाँ, एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं पैरेलल रिजोनेंस। अब पैरेलल रिजोनेंस की बात करते हैं। किसकी? पैरेलल रिजोनेंस। तो पैरेलल रिजोनेंस हमारा करंट रिजोनेंस होता है, क्योंकि इसमें देखो R एंड L पैरेलल रिजोनेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस पैरेलल में रहता, पैरेलल रिजोनेंस आपका R और LC जो कंपोनेंट होता है पैरेलल में, तो R LC पैरेलल में, इसलिए इसे पैरेलल रिजोनेंस करते हैं। इसमें IR करंट जाएगी, इसमें मतलब IL भी करंट जाएगी, चाहे L मान लो चाहे IC तार जाएगी तो इसमें IL जाएगी, इसमें IC जाएगी, इसमें टोटल करंट आई जाएगी। ठीक, सप्लाई में तो पैरेलल रिजोनेंस, क्योंकि इसमें जो सर्कुलेटिंग करंट का मान होता है IL ILC का मान हो सप्लाई करंट से अधिक होता है, और इसलिए इसे करंट रिजोनेंस सर्किट बोलते हैं। इसमें करंट का मान ज़्यादा होता है, करंट का मान कम होता है और इम्पीडेंस का मान मैक्सिमम होता है। देखिए कैसे, तो पैरेलल रिजोनेंस को हम लोग करंट रिजोनेंस कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, सीरीज रिजोनेंस को वोल्टेज रिजोनेंस, पैरेलल रिजोनेंस को करंट रिजोनेंस। समझ गए? याद रखिएगा। इसका भी पावर फैक्टर यूनिटी याद रखिएगा। ठीक, अब इसमें एक चीज लिख लीजिए, इसे करंट रिजोनेंस कहते हैं, करंट रिजोनेंस कहते हैं। और दूसरा सर्कुलेटिंग करंट का मान सर्कुलेटिंग करंट का मान सप्लाई करंट से अधिक होता है। अधिक होता है तो IC एंड IL इज ग्रेटर देन I सप्लाई करंट। एक चीज याद रखिएगा, IC IL क्या है? सर्कुलेटिंग करंट जो आपके सप्लाई करंट से अधिक होता है। पावर फैक्टर यूनिटी होता है, एक चीज याद रखिएगा, cos phi 1 मतलब यूनिटी। ठीक, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं थोड़ा आप लोग को IC V से लीड करेगा और आपका हो गया यहाँ IL लैग करेगा। ठीक, अब इसका करंट अगर देखा जाए तो IL cos phi और यहाँ बनेगा IL sin phi। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका फिगर है और ये फेजर डायग्राम है, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो पैरेलल रिजोनेंस को हम लोग करंट रिजोनेंस कहते हैं। सर्कुलेटिंग का मान सप्लाई करंट से अधिक होता है, cos phi का मान यूनिटी होता है। एक चीज याद रखिएगा, दिमाग में बैठा ही लीजिए। ठीक, अब बात किया जाए, थोड़ा सा इससे हम निकालते हैं। पैरेलल रिजोनेंस में रिएक्टिव कंपोनेंट का मान 0 होता है। ये चीज याद रखिएगा,
पैरेलल रिजोनेंस में रिएक्टिव कंपोनेंट का मान 0 होता है, का मान 0 होता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर हम IC बराबर IL साइन फाई निकालें, V/XC होता है, V/Z होता है, XL/Z होता है। तो Z स्क्वायर बराबर XL इंटू विश्व कैंसिल XC हो जाएगा। XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर ओमेगा C। तो क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर बराबर L/C। ये भी याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। फेजर डायग्राम नोट डाउन कर लियोगे। अब यहाँ भी आगे लिखते हैं, ठीक है। आगे अगर Z बराबर S स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर और LC, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर, XL का होल स्क्वायर 1/LC माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा L का होल स्क्वायर 1/LC R स्क्वायर, नोट डाउन कर लिए हो क्या आप लोग फेजर डायग्राम। नोट कर चुके होंगे। अगर हम आगे इसके चले तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर L कहाँ गया, ये वही हम सोच रहे हैं, Z स्क्वायर L/C, तो L/C, यहाँ भी L/C। अब बात करें ओमेगा 1/LC R स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर R/L स्क्वायर, क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ओमेगा स्क्वायर होगा तो आगे हम लोग लिखते हैं 2πf इंटू R लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट में कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/LC R स्क्वायर L स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका FR बराबर अंडर रूट में 1/LC और R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू 1/2π। ये फार्मूला बन गया। तो रिजोनेंस, पैरेलल रिजोनेंस का एक फार्मूला होता है, उसमें क्या था 1/√LC था, यहाँ क्या है R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है पैरेलल रिजोनेंस। अब हम डायनामिक इम्पीडेंस की बात करें, डायनामिक इम्पीडेंस, डायनामिक इम्पीडेंस की बात करें तो IR इक्वल टू IL cos phi V/Z R V/Z R/Z। तो V से V कैंसिल हो गया, R/Z स्क्वायर हो गया, और Z स्क्वायर बराबर क्या है L/C, L/C RC/L, और ZR बराबर क्या हो जाएगा L/RC। ये भी पूछता है, बहुत जगह पूछता है, तो ये फार्मूला जरूर पूछता है कि डायनेमिक इम्पीडेंस क्या होता है। ZR बराबर L/RC, ये चीज याद रखिएगा।
और पैरेलल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद रखिएगा, पर पहले LC माइनस R स्क्वायर L स्क्वायर। और डायनामिक इम्पीडेंस का मान याद रखिएगा, ZR अपान ZR इक्वल टू L अपान LC, L अपान RC। ZR इक्वल टू L अपान RC। तो डायनामिक इम्पीडेंस का मान क्या है, ZR L अपान RC और FR इक्वल टू 2 पाई 1 पान LC माइनस R स्क्वायर L स्क्वायर। इधर नोट डाउन कर लियोगे। तो एक चीज याद रखिएगा, जो जो क्वेश्चन पूछता है वो चीज याद रखिए, फार्मूला याद रखिए कि ZR इक्वल टू L अपान RC और 1 पान LC R स्क्वायर L स्क्वायर। तो हर जगह पूछा है, पैरेलल रिजोनेंस चल रहा है। अब हम लोग थोड़ा दूसरे फेजर डायग्राम की बात करें। दूसरे फेजर डायग्राम की अगर हम लोग बात करें, दूसरे फेजर डायग्राम AR हो गया, ये आपका L हो गया, ये आपका C हो गया, ठीक। यहाँ से सप्लाई करंट चली IS, तो 3 करंट में डिवाइड हो गई, R L एंड C। इसमें IL गया, इसमें IC गया, इसमें IR गया। तो अगर हम लोग इसका करंट के बीच में निकालना चाहें, सप्लाई करंट या टोटल करंट का है, IR प्लस J इंटू IC माइनस IL होगा, ठीक। अगर हम टोटल करंट चाहे सप्लाई करंट में कोई बात, तो 1 अपान y करें क्या होगा, या 1 अपान R स्क्वायर प्लस J ओमेगा C 1 अपान ओमेगा है। इसके केस में करें तो अगर रेजोनेंस के कंडीशन में करें, तो या तो इमेजिनरी एक्सिस का सप्लाई करंट ले लें, या इमेजिनरी एक्सिस का इम्पीडेंस ले लें, चाहे ले लो चाहे ले लो। हम इसको लेते हैं, ठीक। इसको लेते हैं, ये आया कैसे आपको पता होगा, I इक्वल टू V अपान Z। तो V तो हम कांस्टेंट रख के इधर का भी कट गया। चल देखो हम आया कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। V अपान Z, ठीक ना होता है, और V अपान IC को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस, और क्या है, ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं R स्क्वायर J इंटू ओमेगा C माइनस 1 अपान ओमेगा, इतना लिख सकते हैं पहला रिजोनेंस में। तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस है, तो ये एडमिटेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 अपान R हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा C माइनस 1 अपान ओमेगा। समझ? तो आया किसी को मैं बताना चाह रहा था आपको, अगर हम लोग इसका ले ले, पहले ऊपर वाला ले ले, IC इक्वल टू IL इक्वल टू 0, V अपान XC
आई एल हो जाएगा, तो उधर जाएगा वी अपान एक्सएल, वी से भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? तो एक्स सी अपान 1 अपान ओमेगा सी एक्सएल अपान ओमेगा एल। तो अगर हम ओमेगा एल उधर ले जाएं, मतलब ये हो जाएगा 1 अपान एल सी आर का होल स्क्वायर, तो रूट हो जाएगा 1 अपान रूट एल सी। ये चीज़ याद रखिएगा, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मान 1 अपान रूट एल सी। अब इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। तो इससे अगर हम निकालना चाहें तो डब्ल्यू सी एल 1 अपान डब्ल्यू एल इक्वल टू 0, तो डब्ल्यू सी अपान डब्ल्यू एल, डब्ल्यू स्क्वायर 1 अपान एल सी। अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ भी रूट एल सी आ रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर यहाँ क्या है, ये W अगर इसके बराबर रख देंगे, इसके बराबर रख देंगे तो एडमिटेंस का मान मिनिमम हो जाएगा और रेजिस्टेंस का मान मैक्सिमम होगा। तो रेजिस्टेंस का मान मैक्सिमम, इम्पीडेंस तो इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाएगा। समझ गए आपने? याद रखिएगा एल अपान आर सी डायनेमिक इम्पीडेंस और इसको रिटर्न कर लिए होंगे। अगर देखा जाए, इसको भी नोट डाउन कर लिए। अब देखा जाए, अगर इसलिए इसको बराबर रख दिए थे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या होगा? y मिनिमम इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान आर, यहाँ आर स्क्वायर नहीं रहेगा, मैंने आर स्क्वायर रख दिया था, आर ही रहेगा। तो y मिनिमम की वैल्यू समझ गए, क्योंकि हमने क्या रखा था, डब्ल्यू सी इक्वल टू 1 डब्ल्यू एल, बराबर हो गया तो 0 हो गया ना, क्योंकि रिजोनेंस केस में रखा था, ये भी बराबर हो गया तो 0 हो गया। तो इसमें क्या एडमिटेंस लो है, तो एडमिटेंस लो है तो इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा, वो तो समझ गए। करंट कम होगा, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको लिखें जेड बराबर, तो अगर क्या होता है, तो अब जेड मैक्सिमम हो जाएगा ना, 1 अपान वाई मिनिमम और आर हो गया। इसका मतलब क्या है, पैरेलल रिजोनेंस के केस में इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, एडमिटेंस लो होता है, रेजिस्टेंस के बाद करंट का मान कम होता है। तो करंट का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा। तो पैरेलल रिजोनेंस में करंट का मान कम होता है और इम्पीडेंस का मान मैक्सिमम होता है। इससे हमने प्रूव कर दिया। अगर हम लोग डायग्राम बनाएं y और r के केस में, अगर हम बनाए तो ये तो कांस्टेंट रहेगी 1/r। c के केस में तो y इक्वल टू सी, सी हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है यहाँ, तो ये हो जाएगा ओमेगा सी। अगर y इक्वल टू एल के केस में बनाए तो ये तो हमारा ओमेगा एल हो जाएगा, 1 अपान ओमेगा एल हो जाएगा। अगर हम तीनों केस बना दें, इधर नोट डाउन कर लीजिए, इधर तो कर लिए होंगे। अगर हम तीनों केस बना दें, ये ओमेगा है, ये आपका क्या है, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, इधर नोट डाउन कर लिए होंगे। तो पैरेलल रिजोनेंस में करंट का मान कम और इम्पीडेंस का मान मैक्सिमम होता है, हमने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया, ही समझ गए। अगर हम इस तीनों को बना दें, क्या बना दें, इन तीनों को अगर आपस में बना दें, y
तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ आपका y मिनिमम इक्वल टू 1/r, और यहाँ क्या हो जाएगा, रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी। और यहाँ क्या होगा, ओमेगा सी, और क्या होगा, ओमेगा है। अगर एक फार्मूला और एक और हम अगर ग्राफ खींचे एडमिटेंस के केस में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओमेगा आर, और क्या है, ओमेगा सी इधर जाएगा, क्योंकि ओमेगा सी इधर है तो ओमेगा एल इधर जाएगा, ओमेगा एल। यहाँ क्या हो गया, y मिनिमम इक्वल टू 1/r। समझ गए, उसको ग्राफ तो बना लिया। अगर रिजोनेंस से ज़्यादा है तो कैपेसिटिव केस, रिजोनेंस कम है तो इंडक्टिव केस है। यहाँ ओमेगा आर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, तो कैपेसिटेंस का कैसा सी है ना, तो आपका इतना हो गया क्या, एक कैपेसिटेंस हो गया। और यहाँ क्या हो गया, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा आर, तो ये आपका इंडक्टर का केस हो गया। इंडक्टर इधर लिख दीजिए, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, इंडक्टर का केस हो गया। इसका इंडक्टिव का केस। समझ गए होंगे, इसका मतलब समझ गए होंगे। तो इंडक्टिव का केस। अब वहां क्या था, अपोजिट था, यहाँ अपोजिट है। बस ये चीज इस ग्राफ को बना लीजिएगा तो सीधा आपको समझ में आएगा कि दिमाग में चल क्या रहा। आपको याद करने की जरूरत नहीं, उसका अपोजिट होगा। रिजोनेंस पर सीरीज रिजोनेंस का अपोजिट होगा पैरेलल। अगर इस रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कैपेसिटिव है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम हमारा जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उससे हमारा इंडक्टिव केस। इधर नोट डाउन कर लेंगे। अगर हम V के केस में देखें, ग्राफ क्या देखें, V के केस में देखें, तो हमारा अगर ग्राफ एक तो मैक्सिमम जाएगा, मान लीजिए कुछ ग्राफ बनेगा, यहाँ क्या होगा, V केस, यहाँ V मैक्सिमम होगा, और यहाँ क्या होगा आपका ओमेगा आर, ओमेगा एच और ओमेगा एल बैंडविड्थ, और क्या होगा ओमेगा एच, ओमेगा एल पहले भी पढ़ चुके हैं। आई क्या होगा Vm/√2, समझ गए होगे, Vm/√2, इधर नोट डाउन कर लिए होगे। तो जस्ट जो पैरेलल रेजोनेंस होता है वो सीरीज रेजोनेंस का अपोजिट होता है, ऐसे जानिए। पावर फैक्टर दोनों में यूनिटी होगा, मगर अब यहाँ केस कितना रिजल्ट निकला, और अगर यहाँ होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा तो यूनिटी पावर फैक्टर होगा। ये बीच का केस क्या होगा, इन दोनों के बीच का केस होगा, ये यूनिटी होगा। क्या होगा, यूनिटी। तो तीन केस, हम तीनों केस लिख देते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। नहीं आप लोग आगे लिखेंगे क्या सर, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको बना तो लिया हमने। अगर हम लोग इसकी बात करें, ओमेगा फर्स्ट केस लिखे ग्रेटर देन ओमेगा आर, तो ओमेगा आर से अधिक है तो कैपेसिटिव केस होगा। सर्किट कैपेसिटर की बात, कैपेसिटर की सर्किट हमारा कैपेसिटिव होगा। क्या होगा, और हाँ ठीक, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा आर, मतलब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो ये तो इंडक्टिव होगा, सर्किट हमारा इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव होगा। और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, तो सर्किट हमारा क्या होगा,
रजिस्टिव होगा, रजिस्टेंस का केस होगा। ये चीज याद रखिएगा, तीनों केस इधर नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नोट डाउन कर लिए होंगे आइए हम लोग देखते हैं। ये पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब इसके बाद हम अगला वीडियो ही बनाएंगे, जस्ट आप लोगों के सामने क्या क्या इसके बाद 3 dB फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी क्या आती है सब आपको पता। 3 dB डाउन फ्रीक्वेंसी के बाद इसका अगला वीडियो भी जस्ट इसके बाद ही, तो आप लोग मन लगा कर देखते रहिए। इसके बाद जस्ट ही वीडियो आएगी, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। सो थैंक्स।